हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में पाठ 1 से समन्वय का महत्व पढ़ेंगे। समन्वय की भूमिका प्रत्येक संगठन में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न एवं व्यक्तियों के प्रयासों में इस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाता है कि ताकि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में इसका योगदान केवल सर्वाधिक हो अपितु एकीकृत रूप में भी हो। प्रबंध विज्ञान के विशेषज्ञ बर्नार्ड के शब्दों में समन्वय किसी संगठन को जीवित रखने के लिए प्रामाणिक तत्व है। समन्वय का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट, उपक्रम के निर्बाध संचालन के लिए सुदृढ़ समन्वय की आधारशिला पर ही व्यावसायिक उपक्रम का निर्बाध संचालन तथा वांछित उपलब्धियां निर्भर है। व्यावसायिक गतिविधियों में यदि उचित समन्वय नहीं हो तो विवाद, मतभेद एवं विरोध उत्पन्न होने की आशंका रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य निष्पादन निर्दिष्ट समय पर नहीं हो पाता। नंबर 2 पॉइंट है, संगठन के जीवन के लिए चेस्टर आई बर्नार्ड ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा है, समन्वय का गुण ही वह प्राणवान तत्व है जो संगठन को जीवित रखता है। नंबर 3 पॉइंट है, व्यक्तियों, विभागों आदि के प्रयासों को एकीकृत करना। समन्वय संगठन में परस्पर निर्भर व्यक्तियों, विभागों एवं विशेषज्ञों के प्रयासों को एकीकृत करता है। प्रबंधक को वैचारिक मतभेद, समय, प्रयत्नों एवं हितों के बीच समाधान ढूंढना पड़ता है। संगठन के लक्ष्यों का तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों के बीच सामंजस्य एवं अनुरूपता स्थापित करनी पड़ती है। नंबर 4 पॉइंट है, सरकारी मानवीय प्रयास पर ध्यान देना। निश्चित लक्ष्यों एवं मूल्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयासों को सहकारिता के आधार पर समन्वित रूप से एकीकृत करना आवश्यक होता है। सहकारिता इसलिए जरूरी है कि जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता उसे 2 व्यक्ति कर सकते हैं। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसे 2 व्यक्ति बेहतर ढंग से करा सकते हैं। समन्वय की आवश्यकता वहाँ अधिक प्रतीत है जहाँ संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के वैचारिक स्थिति, रुख, हित आदि में अंतर हो। समन्वय के अभाव में सदस्यों द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं खींचातानी की आशंका रहती है तथा लक्ष्यों एवं हितों में कलह उत्पन्न हो जाता है। समन्वय सहकारितापूर्ण प्रयासों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में संगठन द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अनुरूप परिवर्तन लाने में एवं विवादों को सहिष्णुता की सीमा के भीतर रखने में सफल हो सकता है। नंबर 5 पॉइंट है, भिन्नता नष्ट किए बिना एकता। एक संगठन में संसाधनों, सुविधाओं, कौशल, तकनीकों, प्रक्रियाओं, व्यवहारों, लक्ष्यों के निर्धारण, लक्ष्यों तथा मूल्यों की प्राप्ति, विभिन्न गतिविधियों के संचालन आदि के संबंध में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए संगठन को भिन्नताओं का कुंड कहा जाता है। भिन्नता की इस स्थिति में एकता जरूरी होती है। भिन्नता का प्रबंध ही एकता का एकीकरण कहलाता है। एकता के अभाव में भिन्नता एकीकरण को विकृत कर देती है। अतः समन्वय के कार्य के माध्यम से प्रबंध का यह प्रयास रहता है कि वांछित सीमा तक एकता भी बनी रहे और भिन्नता भी नष्ट नहीं हो। नंबर 6 पॉइंट है, साधन तथा साध्य में सहसंबंध। संगठन में साधन साध्य की श्रृंखला रहती है। प्रत्येक स्तर पर साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का संचालन किया जाता है। उच्च स्तरीय इकाई के साधन उससे निचले स्तर की इकाई के साधन बन जाते हैं। साधन साध्य की श्रृंखला में विभिन्न तथ्यों में अनुकूलता तथा अनुरूपता होना आवश्यक है। उपलक्ष्यों का अवदान समेकित लक्ष्यों के प्रति दोनों आवश्यक है, अर्थात छोटे छोटे लक्ष्य समेकित लक्ष्यों के लिए सहायक सिद्ध होना चाहिए। साधनों का तालमेल साध्यों के साथ होना बहुत आवश्यक है। अल्पकालीन लक्ष्यों का समावेश दीर्घकालीन लक्ष्यों में
हो जाना चाहिए। इस प्रकार समन्वय का प्रबंधकीय कार्य साधन तथा साध्य के बीच सहसंबंध स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। नंबर 7 पॉइंट है विशिष्टीकरण। आधुनिक संगठनों में उच्च स्तर का विशिष्टीकरण है। विशिष्टीकरण का जन्म आधुनिक तकनीकों की जटिलताओं तथा कार्यों एवं इन्हें करने वालों की विविधता के कारण होता है। विशेषज्ञ सोचते हैं कि वे एक दूसरे को पेशे के आधार पर जांचने के योग्य हैं, लेकिन दूसरे लोगों के पास इस प्रकार के निर्णय का कोई पर्याप्त आधार नहीं होता। यदि विशेषज्ञों को बिना समन्वय के कार्य करने की अनुमति दे दी जाए तो परिणाम काफ़ी महंगे होंगे। इसलिए संगठन में लगे विभिन्न विशेषज्ञों के कार्यों में समन्वय हेतु एक संरचना की आवश्यकता है। इससे विशेषज्ञों को विचारों, हितों तथा अभिमतों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। आगे हम प्रबंध प्रक्रिया के माध्यम से समन्वय। बुनियादी रूप से समन्वय प्रबंध प्रक्रिया के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन का ही परिणाम होता है। जब नियोजन, संगठन, क्रियात्मकता तथा नियंत्रण आदि का प्रबंधकीय कार्य उचित रूप से निष्पादित होता है तथा पारस्परिक संबंधों में पर्याप्त ध्यान दिया जाता है तो परिणाम एकीकृत, संतुलित एवं संतोषजनक होते हैं। यदि प्रबंधकीय प्रक्रिया भली भांति संपादित नहीं होती तो समन्वय की नींव कमजोर रह जाती है। निम्नांकित चार्ट प्रबंध प्रक्रिया तथा समन्वय के संबंधों को दर्शाता है। आगे हम प्रभावपूर्ण समन्वय के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। एक उपक्रम में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने के लिए निम्नांकित उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1 पॉइंट है संगठन का सरलीकरण। प्राय अत्यधिक विशिष्टीकरण समन्वय के लिए कई समस्याएं पैदा करता है। इनके समाधान के लिए विशिष्टीकरण कुछ लाभों का परित्याग करना आवश्यक है। इसके स्थान पर एक समन्वयक के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त कर देना चाहिए जो कि समन्वय से घनिष्ठ संबंध रखने वाले कार्यों तथा उन्हें संचालित करने का प्रभारी हो। विभागों की पुनः व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि संगठन के विभिन्न अंगों के निकट समन्वय बना रहे। नंबर 2 पॉइंट है कार्यक्रमों तथा नीतियों को सौहार्दपूर्ण बनाना। वैज्ञानिक नियोजन भी अधिक समन्वय लाने में सहायक हो सकता है। संगठन के विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उनकी जांच करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या ये योजनाएं उद्देश्यों के अनुरूप हैं। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की समिति द्वारा योजना को एकीकृत रूप देना चाहिए। ऐसा करने से अधिक समन्वय लाया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट है संप्रेषण की सुव्यवस्थित प्रणाली। उचित समन्वय के लिए प्रभावकारी संप्रेषण प्रणाली एक पूर्व आवश्यकता है। आवश्यक समायोजन करने तथा भविष्य के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करने की दशा में सूचना का संप्रेषण भली भांति होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है स्वैच्छिक सहयोग। अनौपचारिक संपर्क द्वारा संगठन के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। इन सदस्यों को सहायता करने के लिए जनसंपर्क करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सकता है जो कि संगठन के विभिन्न विभागों के साथ सतत संपर्क बनाए रख सकते हैं। अनौपचारिक विचार विमर्श तथा सुझावों के संबंध में समिति का गठन भी किया जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट है पर्यवेक्षण द्वारा समन्वय। पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों के कार्य समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बड़े बड़े संगठनों में जहां शीर्ष अधिकारियों के पास कार्य का अधिक भार होता है तो वे समन्वय के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सकते। अतः सहायक अधिकारियों की सहायता से अधिक सौहार्द एवं समन्वय स्थापित किया जा सकता है। नंबर 6 में हम अन्य उपाय लिख सकते हैं। इसमें नंबर ए है प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों के हस्तांतरण तथा जवाबदेही का संतुलित, सुस्पष्ट एवं एकीकृत ढंग से निर्धारण। नंबर बी पॉइंट है निर्णय
करने की गतिशील प्रणाली अपनाना जिसमें संगठन की गतिविधि पर प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से नज़र रखे, समन्वय की समस्याओं को समझकर स्थिति के अनुरूप शीघ्र समाधान कर सकें। नंबर सी पॉइंट है संप्रेषण के विभिन्न मार्गों एवं चैनल को अधिक सशक्त करना। नंबर डी पॉइंट नियमित रूप से रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से संगठन की क्रियाओं के परिणामों तथा संवेदनशील बिंदुओं के समाधान को मूर्त रूप देना। नंबर ई पॉइंट है मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक व्यवहारिक पुरस्कार प्रणाली इस प्रकार लागू करना कि वांछित स्तर के निष्पादन में सकारात्मक सहयोग प्राप्त होता रहे। नंबर एफ पॉइंट है कर्मचारी समूह, कार्य समूह, समितियों तथा व्यक्तिगत समन्वयकर्ताओं का गठन इस प्रकार करना कि कहीं भी उनके अधिकारों के प्रति अन्याय नहीं हो। नंबर जी पॉइंट है संगठन की क्रियाओं में कार्यरत व्यक्तियों में अनौपचारिक रूप से परस्पर संबंध, विचार विमर्श एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना। नंबर एच पॉइंट है प्रबंधकों में नेतृत्व, संप्रेषण तथा समन्वय संबंधी कौशल का विकास करने हेतु प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना। आगे की टॉपिक में हम पढ़ेंगे 21वीं सदी में वैश्विक प्रबंध चुनौतियाँ। आधुनिक संगठन अब वैश्विक संगठन में रूपांतरित हो रहा है, जो इस बात की मांग करता है कि वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिगत रखकर प्रबंध का विकास किया जाए अथवा विद्यमान परिवेश में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है। एक देश के प्रबंधक को वैश्विक प्रबंधक बनने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव लाने होंगे। वैश्विक प्रबंध की तुलना में एक घरेलू वातावरण में कार्य करने वाले प्रबंधक का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। उसके कार्य की चुनौतियां निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक पॉइंट है देश में प्रबंधक की हैसियत से चुनौती। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि एक भूमंडलीय प्रबंधक को स्थानीय कार्यालय अथवा व्यवसाय में साझेदारी के रूप में अपने देश की वैधानिक एवं व्यावसायिक उपस्थिति की स्थापना करनी होती है। वह ग्राहक, वकील एवं अप्रवास अधिकारियों सहित वैधानिक इकाई के साथ संपर्क साधता है एवं उनसे सौदेबाजी करता है। क्योंकि सेवाओं में यूरोप में कार्य करने के लिए भारत से टेक्निकल कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। वह भर्ती की सेवाएं प्रदान करने वाली स्थानीय कंपनियों से भी बातचीत करता है। वह एक और अहम भूमिका निभाता है। वह बाह्य स्त्रोतीकरण एवं वैश्विक सुपुर्दगी के कारण विपरीत सांस्कृतिक एवं बहुसांस्कृतिक अवसरों के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देकर अपनी भावी ग्राहकों में सहजता की भावना पैदा करता है। इसके कारण उत्पन्न किसी भी शंका का समाधान भी करता है। नंबर 2 पॉइंट है कार्यात्मक प्रबंध की हैसियत से चुनौती। एक कार्यात्मक प्रबंध की हैसियत से वैश्विक प्रबंध यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि वह सही तकनीकी कौशल वाले की भर्ती करके कौशल सुदृढ़ आधार तैयार कर सकता है एवं बहुत समय क्षेत्र के रूप में भूमंडलीय कार्य वातावरण में इन पक्ष कर्मचारियों से काम लेकर सॉफ्टवेयर की कार्य योजनाओं को पूरा कर सकता है। इसके लिए वह उन व्यावसायिक चक्र जिसके अंतर्गत ग्राहक का व्यवसाय चलता है पर आधारित ग्राहक की प्राथमिकताओं को समझ सकता है। जिन प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों से ग्राहक परिचित है उनको समझ सकता है, उन्हें अपना सकता है और अंत में इस कार्य में ग्राहक की अपेक्षाओं का प्रबंध सम्मिलित है। इस प्रबंध के कार्यात्मक प्रबंध को ग्राहक की प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत एवं यूरोप में क्रियाओं में समन्वय करना होता है। यह बताना होता है कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है तथा इसी के अनुसार अपने कर्मचारियों की अपेक्षाओं एवं संतुष्टि के स्तरों का प्रबंध करना होता है। नंबर 3 पॉइंट है व्यवसाय के नेतृत्व की हैसियत से।
एक वैश्विक प्रबंध उत्तरोत्तर परिवर्तनशील व्यावसायिक परिस्थितियों एवं ग्राहकों की पसंद प्राथमिकताओं से भली भांति परिचित हो, यह बहुत जरूरी है। उसे बाह्य स्तोतीकरण में प्रचलित प्रवृत्तियों की पहचान करनी पड़ती है और प्राप्त होने वाले अवसरों के साथ साथ संभावित भावी जोखिमों का आकलन करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। सारांश में हम कह सकते हैं कि एक वैश्विक प्रबंध वह है जिसके पास हार्ड एवं फास्ट दोनों प्रकार का कौशल हो। जो प्रबंधक विश्लेषण करना, व्यूह संरचना करना, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखते हैं, उनकी आज भी आवश्यकता है। लेकिन विश्वव्यापी सफलता के लिए व्यक्तियों में टीम कैसे कार्य करती है, संगठन कैसे कार्य करते हैं एवं लोगों को किस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकता है, इस सब की समझ का होना बहुत आवश्यक है। आगे की वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।